हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसी वेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करनी है जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई है। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है प्रोस्पेक्टस के बारे में, उसके बाद शेल्फ एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, स्वेट इक्विटी, ई शॉप्स, बोनस इशू, फर्दर इशू ऑफ शेयर, बाईबैक, स्प्लिट ऑफ शेयर एंड प्रोविजन रिगार्डिंग बाईबैक और ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ये चीजें आपको इस यूनिट के अंदर कवर करनी है। इतना ही कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी चीज आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मतलब इसका डेफिनेशन और मीनिंग। तो अब प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर और इन डिवेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर, जिसे प्रोस्पेक्टस कहा गया हो, जो कि एक नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है, जिसके अंदर जो जनरल पब्लिक है उससे डिपॉजिट या ऑफर ये करा जाए कि आप कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में या बॉन्ड में अपना पैसा लगाएं और उसके लिए एप्लीकेशन दी गई हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उस डॉक्यूमेंट को हम नाम दे देते हैं प्रोस्पेक्टस का। A document shall be called a prospectus if it satisfied two things। एक डॉक्यूमेंट अगर कोई है उसमें ये एप्लीकेशन दी गई है कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो उसे हम प्रोस्पेक्टस कब कहेंगे? जब इट इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर और डिबेंचर और इनवाइट डिपॉजिट, जब वो या तो शेयर के लिए या डिबेंचर के लिए इन्विटेशन दे रहा हो या कंपनी के अंदर डिपॉजिट करने के लिए इन्विटेशन दे रहा हो, तो उसे हम प्रोस्पेक्टस का नाम कहेंगे। द अफोरसेड इन्विटेशन इज मेड टू पब्लिक, और जो ये इन्विटेशन दिया गया हो वो किसे दिया गया हो? जनरल पब्लिक को दिया गया हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी किसी डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हैगा कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। तो सेक्शन 56 लेज डाउन दैट द मैटर एंड रिपोर्ट स्टेटेड इन शेड्यूल सेकंड ऑफ द एक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 56 के अंदर अकॉर्डिंग शेड्यूल सेकंड के अंदर जो जो चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर होनी चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो एक प्रोस्पेक्टस होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके फॉर्मेट को। पहला आता है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अंदर दिस हेड इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट, इस जनरल इंफॉर्मेशन हेड के अंदर क्या क्या चीजें दी गई होती हैं। पहला आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है उसका नेम क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। फिर नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेयर एप्लीकेबल फॉर लिस्टिंग इज मेड। उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, बीएसई है, किस स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्ट हो रहे हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन अबाउट रिफंड ऑफ द इशू इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% इज नॉट रिसीव्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। एक डिक्लेरेशन की आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा अगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 90% की वो फुलफिल नहीं होती है, तो 90 दिन के अंदर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन होनी चाहिए उसके अंदर।
फिर डिक्लेरेशन अबाउट द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, रिफंड विद इन पीरियड ऑफ 10 वीक एंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ एनी डिले इन रिफंड एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट अंडर सेक्शन 73। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि या तो अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा आपको, और अगर अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं करा जाता है तो आपकी मनी 10 वीक के अंदर रिटर्न कर दी जाएगी, और अगर कोई भी डिले होती है तो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट हैगा प्रेस्क्राइब करा गया है उस अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा आपको उस अमाउंट पर, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इशू, कब से इशू स्टार्ट हो रहा है वो डेट मेंशन होगी। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, कब इशू बंद होगा ये डेट होगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर एंड लीड मैनेजर, कौन ऑडिटर है और लीड मैनेजर कौन है उसके सारी नेम और एड्रेस दिया गया होगा। फिर वेदर रेटिंग फ्रॉम CRBL और एनी रेटिंग एजेंसी हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर प्रपोज्ड नोट डिबेंचर प्रेफरेंशियल इशू, क्या जो क्रेडिट स्कोर इशू करने वाली एजेंसी होती है उनसे किसी से रेटिंग ली गई है, और अगर ली गई है तो क्या रेटिंग है वो सारी बतानी पड़ेगी। इफ नो रेटिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड दिस शुड बी आंसर्ड एज नो, हाउएवर इफ यस द रेटिंग शुड बी इंडिकेटेड, अगर नो आंसर है तो सिर्फ नो लिखा जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर, और अगर आपने रेटिंग ले रखी है तो आपको साथ में रेटिंग भी बतानी पड़ेगी। उसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द अंडरराइटर एंड द अमाउंट अंडरराइटन बाय देम टुगेदर विद डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट द अंडरराइटर हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। और क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा किसका, कौन अंडरराइटर है और कितनी अमाउंट के लिए वो अंडरराइटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड की डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए कि हाँ जो अंडरराइटर है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि जितनी उन्होंने अंडरराइटिंग करने का एक तरीके से लिया है जिम्मा वो पूरा कर देंगे। फिर आएगा कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द प्रेजेंट इशू ऑफ आल्सो पर्टिकुलर ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंस मेकिंग क्लियर इन द स्टेटमेंट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पांसिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस और करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट भी लगेगी कि जो प्रेजेंट इशू है वो कर दिया जाए। उसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट या इंडस्ट्रियल लाइसेंस की स्टेटमेंट एक लगेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं करा है कि हाँ कंपनी फाइनेंशियल साउंड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें कोई इन्वॉल्विंग एक तरीके से नहीं है कंपनी के अंदर। फिर पनिशमेंट इफ एप्लीकेशन फॉर शेयर इज मेड इन फिक्टिशियस नेम, अगर फिक्टिशियस नेम में एप्लीकेशन बनाई जा रही है तो उसकी पनिशमेंट भी बताई गई होगी प्रोस्पेक्टस के अंदर। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ट्रस्टी डिबेंचर, ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करा जा रहा है तो नेम और एड्रेस आएगा किसका, ट्रस्टीज का, जो डिबेंचर के लिए ट्रस्टीज क्रिएट करे गए हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है वो जो होता है प्रोस्पेक्टस का, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इसके अंदर आपकी ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल, ये सारी चारों कैपिटल मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा साइज ऑफ द प्रेजेंट इशू, करंट जो आप इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो उसका साइज क्या है। गिविंग सेपरेट रिजर्वेशन फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर एंड अदर, और अगर किसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दी जाएगी तो उसके बारे में भी डिटेल मेंशन की गई होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट होता है थर्ड पार्ट, वो होता है टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इशू, जिसके अंदर टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन होनी चाहिए कि जो पेमेंट करी जाएगी वो कैसे करी जाएगी करंट इशू की। फिर हाउ टू अप्लाई मेकिंग यूज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मोड ऑफ पेमेंट, अप्लाई कैसे करना है इस इशू के लिए ये मेंशन होना चाहिए। एनी स्पेशल टैक्स बेनिफिट फॉर कंपनी एंड इट शेयर होल्डर, कंपनी या शेयर होल्डर को टैक्स बेनिफिट है उसका वो बताना पड़ेगा अगर कोई है टैक्स बेनिफिट। फिर राइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होल्डर सच दैट दे विल गेट डिविडेंड फॉर द होल ईयर और फॉर द पीरियड ऑफ होल्डिंग ओनली। इंस्ट्रूमेंट होल्डर मतलब जो जिसे ये शेयर मिलेंगे उसको क्या राइट मिलेगा कि उसे पूरे साल का डिविडेंड मिलेगा या जितने टाइम तक का डिविडेंड मतलब वो शेयर होल्ड करेगा उतने टाइम का डिविडेंड मिलेगा, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो ये आपके 3 पार्ट होते हैं प्रोस्पेक्टस के जो कि आपको हर प्रोस्पेक्टस में मिलेंगे और कंपनी को ये कंपलसरी होते हैं इस तरीके का फॉर्मेट में प्रोस्पेक्टस तैयार करना, ठीक है। अब आता है आपका टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना है पहले। अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक फॉर मोर और वन इशू ऑफ द सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन दैट प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक वगैरह या कोई और इशू करता है जिसके अंदर आप बार बार प्रोस्पेक्टस इशू किए बिना ही कई सारी सिक्योरिटीज को एक प्रोस्पेक्टस के अंदर ही इशू कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक अकाउंटिंग पीरियड में कई सारी सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं, मतलब आप अभी शेयर इशू कर रहे हैं, मान लो कुछ टाइम के बाद डिबेंचर इशू करने हैं या दोबारा से ही शेयर इशू करने हैं और आपको ये पता है कि आपको करने ही पड़ेंगे,
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, जिसके लिए अब आपको आगे अगर आप जो भी इशू करेंगे उसके लिए दोबारा से कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे कहा जाता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल्ड बैंक हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंसिंग शैल फाइल अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार बिफोर इशू ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, शेड्यूल बैंक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंसिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, वो रजिस्ट्रार के पास सिक्योरिटी इशू करने से पहले एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं। इन सच अ सिचुएशन सच अ कंपनी नीड नॉट फाइल प्रोस्पेक्टस afresh at every stage of offer of security by within a period of validity not exceeding 1 year। तो इस केस में क्या हो जाता है, फिर उन्हें बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ होती है, उस लाइफ के अंदर वो कितने भी इशू कर सकते हैं शेयर्स सिक्योरिटीज को, ठीक है। But a company filing a shelf prospectus is required to file an information memorandum on all material facts relating to new charges created, changes in financial position as have been occurred between the first offer of security and previous offer of the security within such period as may be prescribed by the central government prior to making of second or subsequent offer of security under the self prospectus। अब नया प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करना पड़ता है, लेकिन कंपनी को एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जरूर फाइल करना होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई होती हैं कि कोई अगर चेंजेस हुए हैं कंपनी के अंदर जब से लास्ट इशू किया था, उसके बाद अगर कंपनी में कोई चेंजेस आए हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस आए हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर मेंशन करके फाइल करनी होती है कंपनी को, ठीक है। A information memorandum shall be issued to public along with shelf prospectus filed at stage of first offer of security, and such prospectus shall be valid for a period of 1 year from date of opening of the first issue of security। अब जो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ अगर डिलीवर कर दिया जाता है तो हम इसे एक तरीके से डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही मान लेते हैं, और फिर ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है, एज अ प्रोस्पेक्टस ही वर्क करता है ये। इसका जो पीरियड होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का, वो कितना होता है, 1 ईयर का इसका पीरियड रहता है, 1 साल के से ज्यादा का इसका पीरियड नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो प्रोस्पेक्टस हैगा वो हैगा आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट हैव एनी कंप्लीट पर्टिकुलर ऑन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि हाँ सिक्योरिटी इशू करी जा रही है, ना तो उनके प्राइस के बारे में बताया जाता है कि कितने प्राइस पर सिक्योरिटी इशू करी जा रही है, ना ही उनकी क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है कि कितनी सिक्योरिटीज इशू करी जा रही है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम क्या नाम देते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड इट इज अ फर्स्ट ऑफ प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस दैट इज सबमिटेड बाय कंपनी विद रेफरेंस टू पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, एक फर्स्ट प्रोस्पेक्टस इसे हम कहते हैं, या प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस कहते हैं। मतलब एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है तो उसे प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, जो कि कंपनी सबमिट करती है किसके साथ, जब वो पब्लिक ऑफरिंग करना चाह रही हो एक सिक्योरिटीज की, तो उससे पहले ये प्रोस्पेक्टस इशू कंपनी कर सकती है। It has most of the detail with respect to company present operation and prospectus, but does not have the key information about security, price and quantum of share। इसके अंदर बाकी सारी डिटेल मेंशन होती है कि कंपनी का प्रेजेंट ऑपरेशन क्या है, जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है सारी चीजें दी गई होती है, बस इसमें सिक्योरिटी के प्राइस के बारे में और सिक्योरिटी की क्वांटिटी के बारे में बताया नहीं गया होता, ठीक है। A company planning to make a public issue of security is allowed to issue a red herring prospectus before the issue of prospectus that contain all detail of price and quantum of securities offer। अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू करना चाह रही है सिक्योरिटीज का, तो उसे अलाउ है कि वो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, लेकिन जब वो पब्लिक ऑफर करेगी उससे पहले उसे एक बार एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बताया गया होगा शेयर्स का, तभी वो पब्लिक इशू माना जाएगा। सिर्फ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करके एक डीम्ड वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाता है, ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस माना जाता है। A red herring prospectus is subjected to all the obligation as are applicable to a prospectus। एक जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है उसके सारी ऑब्लिगेशन वही होती हैं जो एक प्रोस्पेक्टस की ऑब्लिगेशन होती हैं, जो जो राइट्स और लायबिलिटी एक प्रोस्पेक्टस के होते हैं वही इसके भी होते हैं। If there are any variation in the red herring prospectus and the prospectus, then there should highlighted as variation in prospectus। अब मान लीजिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कोई और डिटेल मेंशन करी गई है, लेकिन जब एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो उसमें कोई डिटेल्स में चेंजेस आया है, तो उस चीज को हम कहते हैं वेरिएशन,
और वो वेरिएशन जो है वो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के अंदर हाईलाइट की गई होनी चाहिए कि हाँ, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में ये चीज मेंशन थी, लेकिन ये चीज अब चेंज होकर इस चीज में चेंज हो गई है, इस तरीके से चेंज हो गई है, वो हाईलाइट करी जानी चाहिए एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो वो कहलाता है फिर आपका एक वैलिड प्रोस्पेक्टस। और यहाँ पर आपके दो ही टाइप के आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ने हैं। वैसे तो और भी कई सारे प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो दो ही दिए हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। दोनों के बारे में मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हमें देखना है वो है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या होता है, तो आ स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस शैल डीम टू बी अनट्रू इफ द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड। एक कोई अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो उस स्टेटमेंट को हम अनट्रू तब मानेंगे जब वो ऐसी स्टेटमेंट हो जो कि दूसरे लोगों को मिसलीड करे, मतलब उनको एक तरीके से डाइवर्ट कर दे उनके डिसीजन को, अगर वो स्टेटमेंट वहां ना हो तो उस चीज को हम मिस स्टेटमेंट कहते हैं। वेयर द ओमिशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी मैटर इज कैलकुलेटेड टू मिसलीड द प्रोस्पेक्टस शैल डीम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ओमिशन टू बी प्रोस्पेक्टस इन विच एन अनट्रू स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि दूसरे लोगों को मिसलीड करे, जो कि हमने या तो कुछ चीज छुपा ली है प्रोस्पेक्टस के अंदर या कुछ चीज गलत डाल दी है जिसकी वजह से किसी पर्सन का डिसीजन अफेक्ट हो, तो उस चीज को मिस स्टेटमेंट कहा जाता है। A false statement or omission of material fact give rise to civil as well as criminal liability। तो जो ये प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट डाल दिया है, मतलब या तो कुछ गलत स्टेटमेंट डाल दिया है या हमने कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट है जो हमने छुपा लिया है जो कि सभी के लिए जानना जरूरी होगा, जो जो उस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, तो उस चीज को ही कहा जाता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। और इसका क्या लाइबिलिटी होती है, तो ये एक सिविल लाइबिलिटी भी है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी, दोनों तरीके की ये लाइबिलिटी मानी जाती है प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर कोई मिस स्टेटमेंट होती है। अगर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इफ अ पब्लिक कंपनी मेक अ प्राइवेट अरेंजमेंट फॉर रेजिंग इट्स कैपिटल देन इट मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार एट लीस्ट 3 days बिफोर एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिबेंचर कैन बी मेड। तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस तो आपका यही इतना था कि अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट डाल दिया या कोई चीज छुपा लिया तो उस चीज को मिस स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका वो है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को ये अलाउ होता है कि उसे जनरल पब्लिक से पैसा इशू करना अलाउ होता है कि वो अपने शेयर सेल कर सकती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो कैपिटल कैसे रेज कर रही है, प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू रेज कर रही है, मतलब कुछ सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने चुना है और सिर्फ उन्हीं को वो शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक कंपनी, तो फिर उस कंपनी को एक स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। और कब तक करनी होगी, जब वो अलॉटमेंट करना चाह रहे हैं सिक्योरिटीज की उससे 3 दिन पहले उन्हें वो स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी कि हम ऐसे ऐसे प्राइवेट ग्रुप से पैसा रेज कर रहे हैं, हम जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को कहा जाता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका बुक बिल्डिंग का। तो अंडर द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग अ ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज मेड एंड इशूड इनिशियली एंड देन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ ऑफर। क्या बोला गया है, बुक बिल्डिंग में क्या होता है, जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले पहले एक ड्राफ्ट इशू करती है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का, जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर वगैरह बना होता है। और जब सिक्योरिटीज इशू करनी होती हैं उससे 3 दिन पहले कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग द इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ बिड रिसीव्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द बिड पीरियड। और ये 3 दिन पहले क्यों करती है, ताकि लोग इसकी बिड लगा सकें कि कंपनी के शेयर के प्राइस क्या होने वाले हैं। तो जो ये किया जाता है बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से, वो क्या करा जाता है, कंपनी के शेयर के प्राइस जानने के लिए बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करा जाता है, जो कि किससे डिसाइड होता है, बिड से डिसाइड होता है प्राइस। दीज बिड वेरी बिटवीन अ फ्लोर प्राइस एंड 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। जो ये बिड होती है ये कितनी अमाउंट तक हो सकती है, एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करा होगा कंपनी ने कि कंपनी का मिनिमम शेयर का प्राइस क्या होगा, और बिड का प्राइस उससे 120% तक जा सकता है, मतलब 120 टाइम्स तक का बिड का प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग क्या है, बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ बिड रिसीव्ड बाय इश्यूअर कंपनी अलोंग विद बुक रनर। तो बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से क्या होता है, जो सिक्योरिटीज हैं उनके प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है, किसके बेसिस पर, जो बिड्स देंगी बिडर के सामने जो बिड्स आती हैं उसके बेसिस पर शेयर्स का प्राइस डिसाइड करा जाता है।
Interested investor place their bid for subscription to security at different price and ultimately the price and quantum with maximum demand get selected। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो बिड लगाते हैं शेयर्स खरीदने के लिए और जिसकी बिड सबसे ज़्यादा होती है और क्वांटिटी शेयर्स की सबसे ज़्यादा होती है उसे वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। बुक बिल्डिंग कैन बी डन फॉर 100% और 75% ऑफ द इशू साइज। जो बुक बिल्डिंग है वो कितनी अमाउंट तक होगा, या तो वो 100% होना चाहिए बुक बिल्डिंग का या 75% होना चाहिए। तो इन दोनों को जो शेयर्स हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं। तो 100% बुक बिल्डिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ बुक बिल्डिंग द होल इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग, नो ऑफर टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू मेक वट एवर इज द साइज ऑफ द इशू। 100% बुक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो सभी एक ही पर्सन खरीद लेता है जो बिडर होता है। इसके अंदर जनरल पब्लिक को कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं करे जाते हैं। 75% बुक बिल्डिंग क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम 75% ऑफ इशू थ्रू प्लेसमेंट पोर्शन एंड द रिमेनिंग 25% इज मेड टू पब्लिक। इस सेकंड वाले के अंदर 75% बुक बिल्डिंग वाले के अंदर क्या होता है, जो इशू साइज होता है उसके 75% शेयर्स को उस बिडर को अलॉट करा जाता है जिस प्राइस पर उसने बिड लगाई होती है, और उसके अलावा जो 25% शेयर होते हैं वो जनरल पब्लिक को इशू करे जाते हैं। दिस 75% ऑफ द पब्लिक इशू इज ऑफर टू म्यूचुअल फंड, एफआईआई, हाई नेट इंडिविजुअल, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। ये जो 75% बुक बिल्डिंग, मतलब जो एक बुक बिल्डिंग होती है उसमें जो ये बड़ी पार्टीज होती हैं ये कौन कौन होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं और कॉर्पोरेशंस होती हैं। हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, जो कि बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। द इशू प्राइस फॉर बोथ टाइप ऑफ अलॉटमेंट रिमेन सेम, और जो इशू प्राइस होता है वो दोनों का चाहे 75% हो या 25% हो, उनका जो प्राइस होता है वो सेम ही रखा जाता है। ठीक है, अब अगर स्टेप्स इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, तो सबसे पहले बुक रनर अप। तो द इशूअर कंपनी प्रपोजिंग टू कम अप विद एन आईपीओ अपॉइंट्स अ लीड मर्चेंट बैंकर एज बुक रनर अप। जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है ये बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए, वो एक क्या करती है, एक रनर अप हायर करती है जो कि कौन होता है, एक मर्चेंट बैंकर होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, दो द कंपनी विद हेल्प ऑफ बुक रनर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस दैट हैज ऑल द डिटेल एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब वो बुक रनर अप के साथ कंपनी मिलकर एक क्या बनाती है, ड्राफ्ट बनाती है रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस का, जिसके अंदर सारी डिटेल और सारा डिस्क्लोजर दिया गया होता है जो जो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर होना चाहिए। बट इट डज नॉट डिस्क्लोज द प्राइस एंड साइज ऑफ द सिक्योरिटी। वही चीज है रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस है तो उसमें प्राइस और साइज के बारे में नहीं बताया गया होता है, बाकी सारी डिटेल मेंशन होती हैं। नेक्स्ट है red herring prospectus। तो red herring prospectus is prepared which contain every detail and information that a prospectus can contain except for the price and quantum of security offered, rather than disclosing about the price and size of security it contain price range। फिर जब ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद एक्चुअल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं, बस वही क्वांटम और प्राइस नहीं बताया जाता। लेकिन इसके अंदर क्या बता दिया जाता है, एक प्राइस रेंज बता दी जाती है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक शेयर्स का प्राइस रह सकता है। फोर्थ स्टेप होता है फाइलिंग द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। दिस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज देन फाइल्ड विद सेबी एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग द ऑफर। अब जो ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू मतलब बना लिया है उसे रजिस्ट्रार और कंपनी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और सेबी के पास सबमिट करना होता है 3 दिन पहले। ऑफर इशू ओपन करने से 3 दिन पहले तक रजिस्ट्रार और सेबी के पास इसे सबमिट करना पड़ता है कंपनी को। फिर फिफ्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ सिंडिकेट मेंबर। तो सिंडिकेट मेंबर सच एज स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक आर अपॉइंटेड बाय बुक रनर अप लीड मैनेजर। अब फिर जो ये बुक रनर अप होता है, जो उसका लीड मैनेजर होता है, वो क्या करता है, सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करता है जो कि कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मर्चेंट बैंक्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर सिक्स्थ स्टेप होता है सर्कुलेशन। तो द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज देन सर्कुलेटेड अमंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सिंडिकेट मेंबर। उसके बाद जो ये प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के पास, अब उसकी एक एक कॉपी सभी को दे दी जाती है जो भी मेंबर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उन सभी को। फिर बिल्डिंग अप एन ऑर्डर बुक। तो सिंडिकेट मेंबर हेल्प इन क्रिएशन ऑफ डिमांड एज दे आस्क द हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट फर्म फॉर द नंबर ऑफ शेयर एंड द प्राइस एट विच दे आर लाइकली टू बाय दो शेयर। सिंडिकेट मेंबर में कौन जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, जो कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट फर्म से रिलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, यही लोग एक तरीके से डिमांड बढ़ाते हैं, किसी भी जो ये प्राइस होता है इनका शेयर्स का वो यही लोग बढ़ाते हैं जो सिंडिकेट मेंबर होते हैं।
फिर अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड द बुक रनर अप एंड कंपनी डिटरमाइन द इशू प्राइस ऑफ द ऑफर, दिस प्राइस इज टर्म्ड एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस। फिर अब सारी चीजों को देखने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद बुक रनर अप और कंपनी जो होती है वो इशू प्राइस डिटरमाइन करती है कि कितना इशू प्राइस होगा शेयर का, जिसे हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। फिर 9th स्टेप होता है एलोकेशन। तो व्हेन द फाइनल प्राइस इज डिटरमाइंड द बुक रनर अप स्टार्ट एलोकेशन टू वेरियस बिडर एज पर सेबी गाइडलाइंस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर व्हिच इंक्लूड कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर बिड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ। फिर जब फाइनल प्राइस डिटरमाइन हो जाता है तो एलोकेट कर दिया जाता है, जो बिडर होता है वो एलोकेट कर देता है सारी चीजें। और एक बार अगर आईपीओ के अंदर आईपीओ क्लोज हो गया, मतलब ये बिडिंग खत्म हो गई, तो फिर जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपने अमाउंट मतलब उस चीज से विड्रॉ नहीं कर सकते कि हाँ अब हमें नहीं खरीदने, फिर उन्हें वो शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक है। 10th स्टेप आता है फाइनल प्रोस्पेक्टस। तो विद इन 2 days ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस एंड रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड फ्रॉम सेबी द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। अब एक बार बिड कंप्लीट हो जाती है, शेयर्स का प्राइस पता लग जाता है क्या इशू प्राइस रहेगा, और शेयर्स मतलब अलॉट भी हो जाते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, फिर एक एक्चुअल प्रोस्पेक्टस सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के पास सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू लिस्ट देयर सिक्योरिटी ऑन एक्सचेंज विद इन 12 days आफ्टर द क्लोजिंग द पब्लिक इशू। अब जब कंपनी ने ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी है तो 12 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस क्या होता है बुक बिल्डिंग का। अब नेक्स्ट स्टेप जो हैगा टॉपिक वो हैगा एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के। तो नंबर 1 है इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू एज देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर। जो कॉस्ट ऑफ इशू है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड इन्वेस्टर होते हैं शेयर्स के अंदर। फिर इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ इशू बिकॉज ऑफ अंडरराइटिंग द इशू। इसके अंदर जो इशू है वो फेल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अंडरराइटिंग का कंसेप्ट होता है इसके अंदर की चाहे कोई भी खरीदे, कोई भी इंस्टीट्यूशनल बायर खरीदे, शेयर्स जरूर मतलब सिक्योरिटीज जरूर परचेज करी जाएंगी। फिर इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द ट्रू इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ द सिक्योरिटी। इससे जो सिक्योरिटीज है उसकी ट्रू वैल्यू पता लगती है। फिर इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रियलिस्टिक इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एंड इट इज बेस्ड ऑन द फ्लोर प्राइस व्हिच गेट फिक्स्ड जस्ट 1-2 वीक प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। और ये रियल इशू प्राइस जानने में हेल्प करता है सिक्योरिटीज की, जो कि किस पर बेस होता है, फ्लोर प्राइस पर बेस होता है कि हमारे फ्लोर प्राइस से हमारा जो इशू प्राइस है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है। फिर अगर डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो बुक बिल्डिंग का ये प्रोसेस होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 है द प्रोसेस इज मोर सुटेबल फॉर बिग इशू ओनली। जो ये प्रोसेस होता है ये सिर्फ बड़े बड़े इश्यूज के लिए सुटेबल होता है। अगर किसी कोई छोटी कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही है तो वो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी ये होता है। फिर अगर दिस रिक्वायर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो ये बुक बिल्डिंग है ये प्रोसेस करने के लिए एक वेल स्टेबलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज के साथ अच्छी रिलेशन होनी चाहिए, अच्छे से हमें उनके साथ काम करना आना चाहिए, तभी हम एक बुक बिल्डिंग का प्रोसेस प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड है इशूअर कंपनी नीड टू वेल नोन टू इन्वेस्टर फॉर टेकिंग पार्ट इन इट्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जो इन्वेस्टर इशूअर कंपनी है, मतलब जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, उसको इन्वेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किन किन को अपना इन्वेस्टर बनाना चाहती है, ताकि वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन या जो भी प्रोसीजर होता है इनवाइट करने का, वो इन्विटेशन दे सके, जिसकी मदद से क्या हो, वो इन्वेस्टर कंपनी की बिडिंग में आकर कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सके। तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हमने इतना कंसेप्ट देख लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ चैनल पर मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।